नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, तो इसमें ये तीसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। इसके बाद क्या होगा, सबका कंपाइलेशन यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे याद करना वो बताएंगे। पहले आप इसका ओवरव्यू देख लीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो वैदिक काल होगा, फिर बौद्ध धर्म जैन धर्म होगा, इस तरह से महाजनपद काल, बौद्ध धर्म जैन धर्म, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा वीडियो जैसे या यूपीपीएससी एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति के बारे में। तो क्योंकि सिंधु लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इसलिए उस समय के समाज की धार्मिक मान्यताओं, जैसे कि वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि नहीं करते थे, आत्मा परमात्मा के बारे में कोई ज्ञान था नहीं था, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले हैं उस हिसाब से हमने अंदाज़ा लगाया है, तो उससे पता चलता है कि उस समाज में धार्मिक पक्ष को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ देवता थे जिनकी पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी, पशुपतिनाथ तथा वृषभ की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो में पशुपति की एक मुहर मिली है, जिसमें कौन कौन से, ये क्वेश्चन बनता है कि किस किस जानवर के निशान ये मिले हैं मुहर पर मोहनजोदड़ो की। तो हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा, और पैरों की तरफ 2 हिरणों के चित्र अंकित हैं। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और हिरण इनके मिले हैं, और उसमें आपको कुत्ता वगैरह दे देंगे तो वो ऑप्शन काट देना है कि ऑप्शन नहीं है। मोहनजोदड़ो से ही एक सींग वाले बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो वृषभ पूजा की तरफ संकेत देती है। ये देखिए, यहाँ पे आपको हाथी, बाघ, भैंसा, नीचे हिरन, ठीक है, गेंडा, ऊपर ये एक सिंह, ये वाला ये गेंडा, ये और ये वृषभ बैल की फोटो मिली है। हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति, लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड भी उस समय की धार्मिक स्थिति को चित्रित करते हैं। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला, आपको पता है, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, जो इससे स्पष्ट होता है कि इसका उपयोग कई बार पूछा गया है, तो इसका उपयोग विशेष अवसर पर सामूहिक स्नान की ओर संकेत करता है। इसके अलावा प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसंग में वृक्ष पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, अग्नि पूजा के बारे में भी अनुमान लगाया जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। सिंपल सा आंसर है मातृशक्ति में या मातृ पूजा में विश्वास करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक की हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? हाथी, गेंडा, गाय, बाघ। हाथी, गेंडा, गाय, बाघ। तो गाय का निरूपण नहीं हुआ है। गाय इंपॉर्टेंट हुई है वैदिक काल में आके, उससे पहले हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, इनका सबका विवरण मिला है और बैल का भी मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? करते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, पहला है। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। एक चीज हम आपको बताते हैं कि सिंधु सभ्यता में क्या नहीं मिले हैं, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है, और युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाता है आपका केवल 2। देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, लेकिन मातृशक्ति प्रधान था, ये ठीक है। लेकिन युद्ध में घोड़ों द्वारा इसके कोई अवशेष ही नहीं मिले, और वो पूजा जरूर करते थे लेकिन मंदिर नहीं प्राप्त हुए। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन इसके क्या सही होंगे? ऑप्शन सही होंगे 1 और 2 दोनों। क्यों? क्योंकि इसमें धार्मिक तत्व था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। वो आता है आपके वैदिक काल में वर्चस्वशाली, और कपास का ज्ञान था तो कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में। तो कृषि, तो सिंधु घाटी सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी। नदी के किनारे होगी तो नदी का उपयोग किस लिए होगा? एक तो कृषि की सिंचाई के लिए, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
तो इस सभ्यता का विकास सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों तथा आसपास के जलोढ़ मृदा के मैदानों में हुआ। उपजाऊ मृदा होने के कारण इस सभ्यता में कृषि का महत्व अधिक था। किसान नवंबर दिसंबर में फसल बोते थे और मार्च अप्रैल में काट लेते थे, यानी कि आप ये मान के चलिए रबी की फसल के हिसाब से। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मुख्यतः 9 फसलों का ज्ञान था। इनका आपको याद रखना है: गेहूं, जौ, कपास बहुत इंपॉर्टेंट है, तरबूज, खरबूजा, मटर, राई, सरसों, तिल। तो गेहूं, जौ, कपास तो आपको याद ही होगा, इंडस और सिंडन से याद होगा, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। गेहूं का भी ज्ञान था, जौ का भी ज्ञान था। मटर, राई, सरसों, तिल और तरबूज, खरबूजा, ऐसे याद करो: गेहूं, जौ, मटर, राई, सरसों, तिल, तरबूज और खरबूजा। उत्खनन के दौरान यानी खुदाई के दौरान इन फसलों के साक्ष्य अधिकतर जगहों से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनके किसी स्थल विशेष से साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे लोथल बाजरे, रंगपुर से धान की भूसी, ये क्वेश्चन ही बनते सीधे से, बनवाली से रागी ज्वार, अच्छी किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के किसान मोटे अनाज की फसलों से भी परिचित थे। मोटे अनाज माने ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पहले बता चुके हैं, जिनमें एक साथ 2 फसलें बोई गई हैं, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉप, मटर और सरसों। कहाँ से मिक्स्ड फार्मिंग के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा से। इसी तरह बनवाली से मिट्टी के हल जैसी आकृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के हल तथा पत्थर के हंसिए के साक्ष्य भी उत्खनन के दौरान सिंधु सभ्यता में प्राप्त होते हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ पे एक्सेस उत्पादन होता था, यानी कि जब आवश्यकता जितनी थी उससे ज़्यादा का उत्पादन होता था और बचे हुए अनाज का भंडारण भी, स्टोरेज भी किया जाता था। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, दालें, चावल, गेहूं। तो आपका आंसर है दालें, क्योंकि जौ, चावल, गेहूं, चावल धान की भूसी के साक्ष्य मिले, यानी चावल तो मिलते ही थे। जौ हमें पता है, गेहूं पता है, तो दालें नहीं मिलती थी। पशुपालन की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग 4 क्षेत्रों में कृषि, परिवहन, क्रय विक्रय एवं भोजन के रूप में पशुओं का उपयोग करते थे। कृषि में करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे, खरीदने के लिए भी करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली के तौर पर, और भोजन के रूप में भी पशुओं का उपयोग करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस किस का ज्ञान था, यह भी पूछा जाता है। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंगा, ऊंट, सबके बारे में इनको जानकारी प्राप्त थी। गाय, ऊंट और घोड़ा, गाय, ऊंट और घोड़ा ऐसे जानवर थे 3 जिनका सिंधु घाटी सभ्यता की किसी भी मोहर में अंकन नहीं है, मतलब कहीं पे भी चित्रित नहीं किए गए। इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शन बना के दे देंगे कि कौन से नहीं है। तो गाय, ऊंट और घोड़ा, ठीक है, गाय, ऊंट और घोड़ा। और सुरकोट्टा से घोड़े का अस्थिपंजर कंकाल प्राप्त हुआ, एक क्वेश्चन बन के पूछ लेते हैं। लोथल से घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो में सबसे प्रमुख पशु जो था वो था एक सींग वाला बैल, यानी एक श्रृंगी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाघ के बारे में जानकारी थी, शेर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिल्प एवं उद्योग की बात कर लेते हैं। तो उत्खनन के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़ा उद्योग, मृद भांड उद्योग यानी कि मिट्टी के बर्तन, मनका उद्योग यानी बीड्स, सीप उद्योग प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, हमें पता है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, हाँ था। मातृ देवी की उपासना की जाती, बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, जी नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु, ठीक है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टिन व सीसा और लोहा। तो आंसर क्या होगा? लोहा। टिन, सीसा, तांबा, कांसा, सोना, चांदी वो लोग जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था कपड़ा उद्योग यानी कि वस्त्र उद्योग, और दोनों तरह के कपड़े वो बना लेते थे, सूती और ऊनी। मोहनजोदड़ो से एक ध्यानमग्न योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि सूती कढ़ाईदार 3 पतिया शाल ओढ़े हुए है, ठीक है, ये वाली मूर्ति।
ये 3 पत्ती बनी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 पत्तिया साल। मृदभांड उद्योग, सिंधु सभ्यता में मृदभांड उद्योग भी अस्तित्व में था। उस समय मिट्टी और धातु दोनों के बर्तन बनते थे। भाई धातु का ज्ञान था तो बर्तन तो बनाएंगे। बर्तनों की 2 विशेषताएं थी। पहले थी चाक निर्मित, चाक यानी कि जो कुम्हार का चाक होता है। दूसरा हस्त निर्मित यानी कि हाथ से बनाए गए बर्तन। दूसरी, बर्तनों के निर्माण में मुख्यतः लाल रंग का उपयोग किया जाता था और काले रंग से उसके चारों तरफ पुष्पाकार यानी कि फूल की जैसी ज्यामितीय संरचनाएं बनाई जाती थी। मनका उद्योग की बात करें तो मनका उद्योग था वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग सिंधु सभ्यता में था। मनके मिट्टी के भी बनते थे, लाल पत्थर के भी बनते थे, सोना और चांदी के भी बनते थे। लोथल और चनहुद्रों से मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीप उद्योग की बात करें तो सीप उद्योग कहाँ होगा? तटीय क्षेत्रों में होगा। लोथल तथा बालाकोट से सीप उद्योग के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार व्यापार और वाणिज्य था। तत्कालीन बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। इसका मतलब ये था कि भारत जो है निर्यात ज़्यादा करता था, पैसे में मतलब वैल्यू में निर्यात ज़्यादा करता था, आयात कम करता था, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में था, यानी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। तत्कालीन व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र को मुख्यतः 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों रूप में होता था, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था। किन लोगों से होता था? व्यापारिक संबंध उनके थे सुमेरियन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और फारस की खाड़ी में स्थित देशों के साथ। सुमेरियन सभ्यता के कुछ स्थलों, इसका प्रूफ क्या है वो है जैसे उर, किस, लगस, टेपर, तेल, अस्सर, निप्पुर, हमा से हड़प्पाकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें प्राप्त हुई हड़प्पा की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां व्यापार होगा, मोहरें बदलती होंगी। सुमेरियन सभ्यता में बेलनाकार मोहरें प्रचलित थी, याद रखना। मेसोपोटामिया सभ्यता में मोहरें कैसी थी? बेलनाकार। जबकि हड़प्पा सभ्यता में मोहरें कैसी थी? चतुर्भुजाकार कह लीजिए या फिर आयताकार या वर्गाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और लोथल से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। इसका मतलब सुमेरियन सभ्यता के लोग यहाँ पे व्यापार करते होंगे। संभवतः व्यापारिक संबंधों के कारण ही दोनों सभ्यताओं में वैचारिक और सांस्कृतिक तत्वों का भी आदान प्रदान आया होगा। वहाँ के लोग आए होंगे, अपनी संस्कृति सभ्यता लाए होंगे, यहाँ के गए होंगे, वहाँ कुछ कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार मिस्र के ममी के मॉडल गुजरात से प्राप्त हुआ है, जो मिस्र की सबसे प्रमुख विशेषता है। फारस की खाड़ी में इराक के क्षेत्र में सुमेरियन सभ्यता से 2350 ईसा पूर्व पुराना सारगोन का अभिलेख मिला। इंपॉर्टेंट है सारगोन का अभिलेख। सारगोन मेसोपोटामिया का एक वंश था जिसका राजा कौन सा? अकार्ड। यह अभिलेख अकार्ड का ही है, जिसके 3 स्थलों का उल्लेख है, मेलुआ, मगन और दिलमून। इससे क्वेश्चन बनते हैं। दिलमून का संबंध आधुनिक बहरीन से है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद मगन का संबंध आधुनिक मकरान तट अथवा बलूचिस्तान के क्षेत्र से है। मगन है मकरान या बलूचिस्तान। मेलुआ कई बार ये CAPF असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में पूछा गया था। मेलुआ का संबंध तो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका देखो व्यापार हो रहा है। ये नील नदी है, बीच में ये पड़ते हैं ईरानियन प्लेटो और ये है अरेबियन पेनिसुला। अभिलेख में सारगोन शासक ने लिखा है कि फारस की खाड़ी में मेरे बंदरगाह पे 3 जगह यानी 3 देश के जहाज आते हैं और लंगर डालते हैं। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच फारस की खाड़ी एक विश्राम स्थल अथवा मध्यस्थ केंद्र होगा, जहां दोनों सभ्यताओं के लोग व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आयातित वस्तुएं, निर्यातित वस्तुएं। तो भारत आयात क्या करता था? तो बहुमूल्य पत्थर, सोना, चांदी, तांबा, फिरोज और सीसा। बेचता क्या था? सीप उद्योग प्रचलित था, तो सीप से निर्मित सामान, हाथी अपने यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते, तो हाथी दांत के पैमाने यानी कि स्केल्स, सूती वस्त्र और मनके बेचते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मानक के रूप में हाथी के दांत का पैमाने के रूप में प्रयोग किया जाता था, पिछले वीडियो में बता चुके। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता से कुल 2500 के आसपास मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से, जो जिनकी संख्या है 1200। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें वर्गाकार हैं और इन पर लिपि व पशु दोनों का एक साथ अंकन व चित्रण है। लेकिन सर्वाधिक अगर मोहरें पूछे तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख यानी कि जिन पे लिखा हुआ है वो मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें मुख्यतः सेलखड़ी से बनी हैं, मुख्यतः
इसके अलावा मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, चट और फ्लिंट से बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। मोहरों का आकार वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार था, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो मोहरें मिली हैं वो थी वर्गाकार। विशेषताएं क्या है मोहरों की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग प्रत्येक मोहरे पर कुछ अंकन होता था। ये अंकन यानी कि उस पर क्या छपा होता था? लिपि, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के रूप में होता था। आयताकार मोहरें प्रायः साधारण होती थी, इन पर कुछ अंकन या चित्रण नहीं होता था। कुछ आयताकार मोहरों पर केवल लिखा होता था, लेकिन चित्रण के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरों पर एक सींग वाले बैल को दर्शाया गया है। इसके अलावा कुछ मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ को भी दर्शाया गया है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त किसी भी मोहर पर पहले हमने बताया था गाय, ऊंट, घोड़ा अथवा शेर की आकृति प्राप्त नहीं। शेर का तो उन्हें ज्ञान ही नहीं था, और गाय, ऊंट, घोड़ा इनकी किसी भी मोहर से नहीं मिली। हाथी मिल गया, गेंडा मिल गया, एक श्रृंगी पशु मिल गया और बैल मिल गया। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो इसका आंसर होगा बैल। बैल की मोहर मिली है जिससे ये मेसोपोटामिया से, जिससे प्राप्त पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। अब बात करें परिवहन के साधन। तो उस समय व्यापार के लिए परिवहन चाहिए ना, तो परिवहन के साधन क्या थे? तो व्यापार के लिए जलमार्ग, स्तनमार्ग दोनों प्रचलित थे। लोथल से गोदीवाड़ा और मिट्टी की नौका के अंकन के साक्ष्य मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो से सुमेरिया में बनने वाली नौका के अंकन प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता में जलमार्ग के जरिए व्यापारिक संबंध स्थापित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें अच्छी थी, हम पहले से जानते हैं। इन सड़कों का इस्तेमाल अंतर्राज्यीय यानी कि राज्य के अंदर व्यापार के लिए किया जाता था। तांबे की इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले। तत्कालीन पशुओं का भी परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा ही नहीं गया, तो बात क्या करेंगे? इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य इतिहास काल में रखा गया है। और इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपिगत साक्ष्य सबसे पहले तो 1853 में चार्ल्स मैसन को प्राप्त हुए थे। विशेषता क्या है ये याद रखना है। इस पे क्वेश्चन बने हैं, सीएपीएफ में भी बने हैं और अन्य यूपीएससी परीक्षाओं में भी बने। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्राक्षर है। इसमें कुल 250 से 400 तक अक्षर बने हुए हैं और अक्षरों में अंग्रेजी भाषा के यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। आगे हम डायग्राम दिखा रहे हैं। चित्र में मछली और बैल के चित्र का सर्वाधिक बार इस्तेमाल हुआ है। इस सभ्यता की लिखावट को बाइस्ट्रोफेंडम अथवा बूस्ट्रोफेदन अथवा गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि के लिखने का ढंग, यही सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट। मतलब पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर ऐसे। मतलब आप याद करने के लिए ऐसे भूल जाएंगे ना, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्या है, तो सीधे याद रखो एस आकार में। ठीक है, याद रह जाएगा एस आकार में। एस जिस डायरेक्शन में चला जाए उस डायरेक्शन में लिपि। ठीक है, तो सबसे ज्यादा उपयोग हुआ है मछली और बैल का। ये देखिए मछली जैसे सिंबल है और बैल जैसे, तो ये लिपि है कि इसमें 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 तक अक्षर बने हुए हैं और लिपि है चित्राकार। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्यों हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में बहुत से मत हैं और कोई भी मत पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाते हैं कि किस दार्शनिक या किस इतिहासकार के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इस रीजन से हुआ। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप देखें आगे समझ जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के नगरीय स्वरूप के पतन होने के कई कारण माने गए हैं। पहला है कि चौड़ी सड़कें तंग गलियों में परिवर्तित हो गई। घरों की नियोजित से ज़्यादा घर हो गए होंगे तो अव्यवस्था होने लगी होगी। जल निकासी की व्यवस्था में गिरावट आई होगी। परवर्ती काल में बड़े आंगन की जगह आंगन में पतली दीवारें आ गईं, जो कि संपत्ति के बंटवारे को भी दर्शाता है। पक्की ईंटों की बजाय पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी तो पहले पक्की ईंटें थी, फिर पुरानी ईंटें। इसका मतलब सभ्यता में क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, यानी व्यापार में हो रहा है घाटा, उत्पादन हो रहा है कम, अव्यवस्था फैल रही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में 1900 ईसा पूर्व के बाद मेलुहा शब्द का प्रयोग बंद हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि आगे के हड़प्पा काल में दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक संबंध हो गए खत्म। इसका मतलब हो गया बिजनेस ही नहीं तो पैसा नहीं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय स्वरूप में ह्रास आने लगा और नगरीय स्वरूप किसमें बदलने लगा, फिर से ग्रामीण स्वरूप में बदलने लगा। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत को जान लेते हैं। तो मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल के अनुसार आर्यों का आक्रमण हुआ होगा जिससे यह सभ्यता पतन की ओर बढ़ गई होगी। इसके अलावा जॉन मार्शल ये भी कहते हैं, अर्नेस्ट मैके और एसआर राव, इनका कहना है कि बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों में मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका मतलब यह है कि मलेरिया फैलने से भी यह सभ्यता का विनाश हो गया होगा। इसके बाद आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अमलानंद घोष, तो अमलानंद घोष का मानना था कि जलवायु परिवर्तन के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई और यह रेगिस्तान में बदल गया इलाका। और एसआर राव का कहना है कि बाढ़ के कारण। व्हीलर मैके, जॉन मार्शल का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण। टीएच लैम्ब्रेक के अनुसार जनसंख्या बहुत बढ़ गई इसलिए। और जॉर्ज डेल्स ने कहा कि विवर्तनिक यानी कि टेक्टोनिक हलचलों की वजह से यह सभ्यता नष्ट हो गई, भूकंप वगैरह आया होगा। जॉन मार्शल ये भी कहते हैं कि प्रशासनिक लापरवाही कारण यह सभ्यता विनाश की ओर चली गई। और अमलानंद घोष का यह भी कहना है कि नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया। तो अमलानंद घोष नदी मार्ग में परिवर्तन को मान रहे हैं और जलवायु परिवर्तन को मान रहे पतन का कारण। तो पतन विद्वान एक मत नहीं है। आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, महामारी, ये सब मिक्स करके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पहले हमने क्या सीखा था कि संस्कृति हिंदी शब्द है, कल्चर अंग्रेजी शब्द, कल्ट लैटिन शब्द है और विकसित अर्थ। तो संस्कृति उत्तम या सुधरी स्थिति को कहते हैं। संस्कृति एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें रहकर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है और प्राकृतिक पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता अर्जित करता है। कला, संगीत, साहित्य, वास्तुकला, शिल्पकला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृति के पक्ष है। सभ्यता की बात करें तो सभ्यता का शब्द का प्रयोग मानव समाज की एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं वो बहुत सभ्य आदमी है, यानी कि सकारात्मक है, प्रगतिशील है और समावेशी है। सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर क्या है ये देख लीजिए। तो सभ्यता में क्या होता है, भौतिक पक्ष की प्रधानता होती है। भौतिक पक्ष मतलब रहना, उठना, बैठना, उसकी काफ़ी चीज़ें है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता मिली, तो सभ्यता मिली मतलब वहाँ पे कैसा क्या रहन सहन था, दीवारें कैसी थी और किले कैसे थे, वो सब सभ्यता है, भौतिक पक्ष है। संस्कृति वैचारिक पक्ष है कि आपके दिमाग में या उनके विचार कैसे हैं। सभ्यता साधन है, संस्कृति साध्य है। सभ्यता का तीव्र गति से प्रसार होता है, कंस्ट्रक्शन है, बढ़ता चला जाएगा। संस्कृति धीरे धीरे किंतु लगातार प्रसार होता है। सभ्यता जो है किसी की भौतिक प्रगति की सूचक है, जबकि संस्कृति मानसिक प्रगति की सूचक है। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के सभी आपकी थ्योरी हो गई और क्वेश्चन हो गए। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं समस्या क्या है। समस्या यही होगी कि पढ़ तो लिया है, कुछ याद भी रहा होगा, 50% भूल रहे हो तो उसके लिए ट्रिक लेके आ जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।